चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये दो तस्वीरें ओली के घर में जब तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले किया गया, और सिर्फ ओली ही नहीं, तमाम जो सरकार के ऐसे प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, जिनके घर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, वहां उन्होंने आग लगा दी, तोड़फोड़ की। तो एक तरफ केपी ओली के घर में आग लगाई, तोड़फोड़ की, तो दूसरी तरफ संसद में आग लगा दी। जिस तरह से इस वक्त हालात हैं, क्योंकि वहाँ पर ना पुलिस के काबू में हालात हैं, ना सेना के काबू में हालात हैं, इस वजह से वहाँ से रिपोर्टिंग करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इस वक्त जिम्मेदार नहीं है काठमांडू में जिस तरह के हालात बने हुए हैं। कानून व्यवस्था को कोई भी इस वक्त जिम्मेदारी लेकर आगे नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि खुद सेना पीछे हट गई है, संसद भवन की जो सुरक्षा थी उससे पीछे हट गई है। इस तरह का प्रदर्शन है और इतना उग्र प्रदर्शन है, जो छात्र है, जो युवा हैं, वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तब जबकि लगातार गोलियां दागी गई हैं उन पर, आंसू गैस के गोले दागे गए उनको हटाने के लिए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ऐसे में अब लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वहाँ। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से घर का सामान बाहर लाकर तोड़ दिया गया, घर को आग के हवाले कर दिया गया। और सिर्फ एक घर को नहीं, दफ्तर को भी, जो रूलिंग पार्टी का दफ्तर है उसको आग के हवाले कर दिया गया। संसद परिसर में जिस तरह से आग लगी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो टीवी 9 के कैमरे से नेपाली संसद पर आग लगने की पहली रिपोर्ट भी हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, और इस वक्त हालात बेकाबू हैं, हालात किसी के काबू में नहीं है। नेपाल में युवा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक और रिपोर्ट आ गई है, ग्राउंड रिपोर्ट विपिन चौबे की, आइए वो भी देख लेते हैं। हम इस वक्त काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले गोलियां चल रही थी। और ये देखिए नेपाल के संसद भवन के अंदर की तस्वीर है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा नेपाल का संसद इस वक्त आग के गुबार में, काले धुओं में जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे परिसर में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और सुरक्षा कर्मियों ने भी अंदर मोर्चा संभाला हुआ है। जो सुरक्षा कर्मी अंदर थे, पब्लिक को हटाने के लिए गोलीबारी करनी पड़ी है, और अंदर घुसी पब्लिक ने पूरे संसद भवन के अंदर, आप समझिए, आग लगा दी गई है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उस तस्वीर को देखकर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मैंने अपने पूरे 20 साल के करियर में किसी भी देश के संसद भवन को ऐसे जलते हुए नहीं देखा है समीर। और आप समझिए ये स्थितियां बहुत ज्यादा बेकाबू हैं। और एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त पूरा नेपाल, काठमांडू का संसद भवन आग के हवाले कर दिया गया है और धू धू कर जल रहा है। पूरे संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और आग बुझाने के लिए इस वक्त आग का फायर ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है, और अंदर पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा हालात बेकाबू, और अंदर हमें सेना के ट्रक्स नजर आ रहे हैं, सामने आग का उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। और ये स्थिति बता रही है कि अब नेपाल को कोई भी नहीं संभाल सकता है। हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हैं और संसद भवन को भी नेताओं के बंगले के साथ साथ आग लगा दिया गया है, और ये स्थिति बहुत खराब है नेपाल के लिए। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल। तो चाहे संसद परिसर हो या राष्ट्रपति का आवास, दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आगजनी, जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया गया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, और हर तरफ प्रदर्शनकारियों का कब्जा। पीएम ओली का आवास हो या राष्ट्रपति का आवास, हर तरफ प्रदर्शनकारी इस वक्त पूरे नेपाल यानी पूरे काठमांडू का घेराव कर चुके हैं। और इसी तरह सड़क की एक एक तस्वीर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा न सिर्फ नेपाल की संसद परिसर के अंदर घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की, बल्कि आगजनी की। राष्ट्रपति घर का घेराव किया, पीएम ओली के घर का घेराव किया। यहां तक कि सुमेरा, हमने वो तस्वीर भी देखी जहां एक मंत्री उनके हत्थे चढ़ गए, वित्त मंत्री, उनको नहीं बख्शा गया। बीच सड़क पर उनका जुलूस निकाल दिया गया और सड़क पर उन्हें पीटते हुए गली गली घुमाया गया। देखिए, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शन, जो सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने को लेकर शुरू हुआ था, वो किस तरह से बेकाबू होता चला गया।
सरकार ने ज़बरदस्ती इसे कुचलने की कोशिश की, गोलियां चलाई गईं, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है। अभी तक जो जानकारी है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 19 लोगों की मौत हुई है और ये सब युवा हैं। ज़्यादातर 30 साल से कम उम्र के युवा थे, वो प्रदर्शन करने के लिए जो सड़कों पर उतरे थे, यूनिफॉर्म में वहाँ पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए। इस तरह के भी यहाँ पर युवा मौजूद थे और उस प्रदर्शन को जिस तरह से पहले कुचलने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के मुताबिक है, लेकिन उसके बाद अब देखिए संसद में ही आग लगा दी गई है। यानी ये तमाम युवा नेपाल के ये कह रहे हैं कि वो इस संसद को, इस सरकार को नहीं मानते हैं। ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या एक नया नाम सामने आएगा, क्या वो स्वीकार्य होगा, आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि कल तक इस तरह की बातें नेपाल के नेताओं के द्वारा कही जा रही थी कि हम देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से छात्रों ने, जिस तरह से युवाओं ने ये प्रदर्शन किया है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। नेपाली संसद में आग लगा चुके हैं। राष्ट्रपति के आवास को किस तरह से जलाया है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो उन्हें सत्ता का सिंबल दिखाई दे रहा है, जो भी प्रतीक है सत्ता का इस समय काठमांडू में, उसमें आग लगा दी गई है। सेना पीछे हट गई है। ये राष्ट्रपति आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां किस तरह से आग लगाई गई है। और ये सिर्फ देखिए नेपाल की तस्वीरें नहीं है, इससे पहले हम जनता का आक्रोश श्रीलंका में देख चुके हैं, इससे पहले हम जनता का आक्रोश बांग्लादेश में देख चुके हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर राजनीतिक समर्थन भी हासिल था। बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं सुमेरा, मैं बता देती हूँ तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि चाहे संसद भवन हो या पीएम ओली का निजी आवास या राष्ट्रपति का निजी आवास, गृह मंत्री का निजी आवास, ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम वही दिखा रहे हैं जहां उनके घरों तक इन प्रदर्शनकारियों का आपसे थोड़ी देर पहले कब्जा हो चुका था। देखिए, घर तक पहुंचकर, चाहे वो गृह मंत्री का घर हो या राष्ट्रपति का निजी आवास हो, हर तरफ घरों पर पूरी तरीके से कब्जा करते हुए सब कुछ तोड़फोड़ की गई, तहस नहस कर दिया गया। यहां तक कि राष्ट्रपति के आवास की वो तस्वीर देखिए जहां सब कुछ आग के इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व डिप्टी पीएम जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर लिया गया है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर कई और तरह के समर्थन भी हासिल हैं उन्हें। अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो प्रदर्शन इस तरह से उग्र हो चुका है, इसमें अब आगे क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होगा। पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने को जेल से निकाला गया है, प्रदर्शनकारियों ने ही पूर्व डिप्टी पीएम को जेल से बाहर निकाल दिया है। लगातार जो ये प्रदर्शन था उसमें कहा जा रहा था कि मांग जरूर वहां से शुरू हुई थी कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन मुद्दा भ्रष्टाचार का भी जिक्र था। मुद्दा इस बात का भी था कि सरकार लगातार युवाओं की जो उम्मीदें हैं उस पर खरी नहीं उतर रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। और अब पूर्व डिप्टी पीएम जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा करा लिया है प्रदर्शनकारियों ने। तो क्या अब उस तरफ बात आगे बढ़ रही है जहां पर एक नए ऑल्टरनेटिव की बात होगी? क्या होगी तस्वीर नेपाल की, क्योंकि इस वक्त नेपाल जल रहा है और साफ तौर पर सामने तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। ओली इस्तीफा दे चुके हैं। ये है कि इनको रोकेगा कौन और ये और किस हद तक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे नेपाल पर जिस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, पूरा नेपाल इस वक्त जल रहा है। अलग अलग तस्वीरें तो सामने हैं, लेकिन इस बीच ये साफ है कि यहीं पर नहीं रुकने वाले। अभी तक सिर्फ ये संसद का सुबह घेराव करना चाहते थे। एक मांग इन्होंने बड़ी बात विपिन से बात करते हुए सुबह रखी कि आपने यूनिफॉर्म में मौजूद बच्चों पर गोलियां क्यों चलाई, क्यों आपने उनके सीधे माथे पर गोलियां चलाई, क्यों उनको सीने पर गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन अब संसद के घेराव, ये आम लोगों की वो ताकत आज वो यहां प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सब कुछ खत्म करने की सोच ली है। लेकिन यही सवाल, इन्हें अब कौन रोकेगा? क्योंकि इस फेसलेस प्रोटेस्ट की जिस तरीके से शुरुआत हुई, उन्होंने सबसे बड़ी बात हमेशा यही कही कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता को खत्म करना चाहते हैं। अब ऐसा हो चुका है, पीएम इस्तीफा दे चुके हैं, पीएम का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, लेकिन यहां सब कुछ इनके कब्जे में है। पूरा नेपाल जिस तरीके से इन आम लोगों के, इन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है, ये कहां जाकर रुकेगा? हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं। मनीष, कौन रोकेगा इन्हें? क्या है इस वक्त की सिचुएशन? क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो साफ है, चाहे संसद भवन हो, चाहे पीएम का आवास हो, चाहे राष्ट्रपति का आवास हो, चाहे गृह मंत्री का घर हो, हर तरफ इनका कब्जा, हर तरफ आगजनी। देखिए, इन सब के बावजूद भी हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिरकार जनता को जब इतनी नाराजगी उठानी पड़ी तब जाकर उन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं है, कल उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार की तरफ से बदले में गोलियां चली
और जिसमें मासूम मारे गए, और उसके बाद आज नेपाल की जनता ने तय किया कि बहुत हो गया, अब ये सत्ता का दम नहीं सहा जाएगा। आप ये सोचिए उनकी मांग क्या है। उनकी मांग तो यही है कि अब वो इस संसद से, इस सत्ता से, इस सिस्टम से अपना भरोसा खो चुके हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों कुछ ही पॉलिटिशियन और उनके जो परिवार के सदस्य हैं सिर्फ वही मलाई खा रहे हैं, उनके पास ही है। नेपाल एक गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल पर जो शासन करने वाले कुछ चंद लोग हैं उनको देख लीजिए, उनके परिवार वालों को देख लीजिए, उनकी रईसी देख लीजिए। मनीष, जो अभी जानकारी आ रही है पूर्व डिप्टी पीएम को जेल से बाहर निकालने की, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो जेल में बंद थे, ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी भी है कि इस वक्त बहुत से लोग जिनको बाहर निकाला जा रहा है, उसका पहला रीज़न तो ये कि उनकी नज़र में लगता है कि बहुत से लोगों को जानबूझकर अपने विरोधियों को यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया, जो कि सही नहीं है, और इसीलिए उसमें से कुछ लोगों को निकालने की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जनता में एक नया चेहरा चुनने की कवायद चल रही है। कई नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नाम हमें बताए भी गए हैं। कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने कि इस विरोध प्रदर्शन को, इस मूवमेंट को एक तरह से सपोर्ट किया, जिसमें से एक काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह। जी हाँ, यही मैं जानना चाहती थी। जो मेयर हैं वो लगातार इसे सपोर्ट कर रहे हैं। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो भी सोशल मीडिया का उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो क्या वो एक हो सकते हैं एक ऐसा चेहरा जिनके साथ ये तमाम युवा खड़े रहें, और क्या वो शामिल भी हैं? देखिए उनका समर्थन है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है आम जनता का, इसको नेपाल के काठमांडू के मेयर का खुलकर समर्थन हासिल है। और इस वक्त नेपाल की राजनीति में अकेले वो ऐसा चेहरा है जो प्रदर्शनकारियों के बीच में घूम रहे हैं, और उनको प्रदर्शनकारी उनके साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं। हमने दिखाया कि किस तरह से वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, हमने दिखाया कि कैसे दूसरे मंत्रियों के घर जलाए गए। अभी मैंने कुछ मंत्रियों से बात की, पता चला कि उनके घर में 1-1 करोड़ की गाड़ियां थी, 80 लाख की गाड़ी 2 दिन पहले किसी ने खरीदा, उसको जला दी गई। तो आखिर जब इस तरह के जो हालात हैं, उसके बीच में कुछ उन चुनिंदा नेताओं को ढूंढा जा रहा है जिन पर जनता भरोसा कर सके। आप कह रहे हैं कि वो मेयर एक जरिया हो सकते हैं कि एक संवाद हो सके, किसी तरीके से इनकी आवाज को टेबल पर लाकर रखा जा सके ताकि स्थिति को रोका जाए किसी तरह? देखिए मैंने कुछ नेपाल के राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, उनका कहना यह है कि मौजूदा कानून में बालेंद्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाने की दिक्कत यह है क्योंकि अभी तो नहीं बनाया जा सकता जब तक कि नए सिरे से चुनाव ना हो और ताकि उनके नाम पर हो, लेकिन हो कुछ भी सकता है। हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, किस तरह से मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर बिठाया गया था, उस तरह का एक मैकेनिज्म हो सकता है। काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं जहां थोड़ी देर पहले गोलियां चल रही थी, और ये देखिए नेपाल के संसद भवन के अंदर की तस्वीर है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा नेपाल का संसद इस वक्त आग के गुबार में, काले धुओं में जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे परिसर में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और सुरक्षा कर्मियों ने भी अंदर मोर्चा संभाला हुआ है। जो सुरक्षा कर्मी अंदर थे, पब्लिक को हटाने के लिए गोलीबारी करनी पड़ी है और अंदर घुसी पब्लिक ने पूरे संसद भवन के अंदर, आप समझिए, आग लगा दी गई है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उस तस्वीर को देखकर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मैंने अपने पूरे 20 साल के करियर में किसी भी देश के संसद भवन को ऐसे जलते हुए नहीं देखा है समीर। और आप समझिए ये स्थितियां बहुत ज्यादा बेकाबू हैं। और एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त पूरा नेपाल, काठमांडू का संसद भवन आग के हवाले कर दिया गया है और धू धू कर जल रहा है। पूरे संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और आग बुझाने के लिए इस वक्त आग का फायर ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है और अंदर पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा हालात बेकाबू और अंदर हमें सेना के ट्रक्स नजर आ रहे हैं, सामने आग का उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है और ये स्थिति बता रही है कि अब नेपाल को कोई भी नहीं संभाल सकता है। हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हैं और संसद भवन को भी नेताओं के बंगले के साथ साथ आग लगा दिया गया है और ये स्थिति बहुत खराब है नेपाल के लिए। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल। कैमरामैन चेतन
टीवी 9 सहयोगी विपिन चौबे संसद परिसर में मौजूद थे इसी वक्त। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर मौजूद थे हमारे सहयोगी विपिन चौबे, और यहीं पर सेना किस तरीके से और सुरक्षाकर्मी कैसे इन प्रदर्शनकारियों के आगे सरेंडर कर चुके थे, ये उस वक्त की तस्वीर आपने देखी। अब उस आवास की तस्वीर देखिए जहां पर ये प्रदर्शनकारी कब्जा तो कर चुके थे, न सिर्फ सब कुछ तहस नहस किया बल्कि पूरे परिसर में आग लगा दी। और ये काठमांडू के राष्ट्रपति का निजी आवास है। इसी तरह काठमांडू के पीएम के निजी आवास की भी तस्वीर सामने आई, गृह मंत्री के आवास की भी तस्वीर सामने आई। कोई ऐसा मंत्री नहीं जिसके घर तक ये प्रदर्शनकारी ना पहुंचे हो। हर तरफ इसी तरह आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये नेपाल की वो हकीकत है जिसमें साफ है कि बिना लीडर और बिना किसी चेहरे के ही आम लोगों ने किस तरीके से पूरे नेपाल पर कब्जा करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। और बड़ी खबर यही थी कि पीएम ओली ने इस्तीफा दिया। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या, यही एक बड़ा सवाल कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों को कौन रोकेगा और ये प्रदर्शनकारी कब जाकर रुकेंगे। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है सुमेरा, उसमें तो विपिन ने यह भी दिखाया कि सड़क पर टैंक भी थे, सेना भी थी, लेकिन सब पूरी तरह सरेंडर और वो सब पीछे हट गए। लेकिन मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, आगे के रास्ते की बात हो रही है और किस तरह के हालात बन सकते हैं, किसका समर्थन हासिल है। जाहिर सी बात है, स्वयंभू शुरू हुआ एक प्रदर्शन छात्रों का, युवाओं का, वो किस तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, अब पूरी तरह से वो दिख रहा है। इसे साफ तौर पर किसी राजनीतिक दल का समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन बहुत से एलिमेंट्स हैं जो समर्थन कर रहे हैं। एक नेपाल में बहुत समय से एक सेक्शन है जो ये लगातार मांग करता है कि नेपाल को वापस राजशाही की तरफ जाना चाहिए। क्या उसके बारे में भी चर्चा हो रही है नेपाल में इस समय? देखिए, हालांकि कई सारे विकल्पों पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि राजशाही पर जाने के लिए शायद ही नई पीढ़ी तैयार हो। नई पीढ़ी को राजशाही से वो अटैचमेंट नहीं है जो पुरानी पीढ़ी को है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि राजशाही को उतना भी जन समर्थन हासिल नहीं है। तो वैसी स्थिति में चूंकि अब आज की तारीख में आप कहें तो नेपाल अभी जनता के हवाले है। जनता को तय करना है कि उनका लीडर कौन होगा, और जाहिर है कि वो चाहेंगे कि कोई यंग लीडर उनके साथ आए, वो जो कि उनके बात को समझ सके, उनके मुद्दों को समझ सके। हालांकि फिर वही बात है कि हमने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। जनता के पास बहुत सारी उम्मीदें होती है और उस उम्मीद में वो तख्ता पलट कर देती है। तो क्या बालेंद्र शाही फिर वो नाम है, बालेंद्र शाही फिर वो एक नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है इस वक्त। उन्हें युवाओं का समर्थन भी हासिल है, वो उनका एक कनेक्ट है युवाओं के साथ सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से, अपने कैंपेन की वजह से। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है, जो बहुत लोग इसके बारे में कह रहे हैं, वो है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह के बारे में, जो कि यंग है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और डे वन से उन्होंने इस प्रोटेस्ट आपको रोकेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन एक और हमारे पास तस्वीर आ रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो विदेश मंत्री है नेपाल के, उनकी सरेआम पिटाई की गई है प्रदर्शनकारियों द्वारा। परिवार के साथ थे विदेश मंत्री और उनको देखिए किस तरह से इसके भी वीडियो और जानकारी अब सामने आ चुकी है नेपाल के विदेश मंत्री की। देखिए, जहां पर भी अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं नेपाल के मंत्री, जो जहां मिल रहा है प्रदर्शनकारियों को वो वहां उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, घर में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और अब ये देखिए, ये तस्वीरें नेपाल के विदेश मंत्री के साथ हुई मारपीट की हैं, परिवार के साथ थे। देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने ये जो तस्वीरें देखिए, ये नेपाल के विदेश मंत्री हैं और ये जो यहाँ पर तस्वीर सुमेरा सुबह आई थी जब वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। विष्णु पौडेल की भी ऐसी तस्वीर आई थी कि ऐसे सड़क पर उनको गलियों में पीटा गया, लेकिन अब विदेश मंत्री को भी मारा गया। एक सवाल मनीष आपसे ये कर रही थी, क्योंकि आप बार बार बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र कर रहे हैं, तब तो उसी वक्त हालात को देखते हुए सेना चीफ ने भी टेक ओवर करते हुए एड्रेस किया था। क्या ऐसे में इन लोगों को भी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आर्मी चीफ आकर एड्रेस करे ताकि इन्हें कहीं जाकर रोका जाए? बहुत हद तक ये संभावना है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि नेपाल के आर्मी चीफ ने दरअसल प्रधानमंत्री ओली से ये कहा कि अब समय आ गया, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो वैसी स्थिति में सेना सामने आ सकती है। हालांकि सेना को भी बहुत मुश्किल होगा इस वक्त समझाने के लिए, क्योंकि देखिए लोगों का जो गुस्सा है, लोगों को ये लग रहा है कि कल सरकार के आदेश पर सेना ने, पुलिस ने, दूसरे सब तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सख्ती बरती है, बहुत ज्यादतियां की है, जिसमें मासूमों की जान गई है। इसलिए इस वक्त जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से सेना की बंदूक लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर चल रहे थे, तो वो इसलिए क्योंकि उनका भी गुस्सा था सुरक्षा बलों के प्रति। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि आर्मी चीफ अगले कुछ घंटे के बाद आर्मी चीफ सामने आकर लोगों से अपील करे कि आपका गुस्सा जायज था,
आपको जो करना था आपने किया, लेकिन अब आप घर लौट आइए इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को चाहिए था वो मिल चुका है। नेपाल के युवाओं ने, नेपाल के आम लोगों ने एक इतिहास रच दिया कि जब उन्होंने अपने मासूमों के कत्ल का बदला लिया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को। मनीष, हमें याद है कि कल जब ये सवाल पूछा जा रहा था प्रदर्शन को लेकर केपी शर्मा ओली से, तो वो किस तरह की बात कर रहे थे। हमारे साथ एक प्रांत है उनका, वहाँ के मंत्री जुड़े हुए थे, वो जिस तरह की बात कर रहे थे उसमें उस वक्त भी सत्ता का अहम दिखाई दे रहा था। उसे पूरी तरह से लोगों ने, युवाओं ने खास तौर पर, जिन्हें नेपो बेबीज कहा जाता है, जेन जी, उसने तोड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए कल जब आप बात कर रही थी नेपाल के एक राजनेता से, एक मंत्री से, और उनकी भाषा कितनी आपत्तिजनक थी जब वो पूरे के पूरे इस विरोध प्रदर्शन को खारिज कर रहे थे। यहाँ तक नहीं बल्कि नेपाल मनीष, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, इस वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए अभी भी सड़क पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जहाँ पर ये तमाम जो युवा प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर मौजूद हैं। जो सेना है, जो पुलिस है, वो दूर खड़ी है। पथराव भी हुआ है, ये देखिए पथराव हो रहा है लगातार, तो वो दूर खड़े हैं अपने आप को, वो अलग हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो गुस्सा है इसका सामना नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा दूरी पे। देखिए उन पर ही पत्थरबाजी की जा रही है लगातार। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उन्हें दौड़ाया जा रहा है और पत्थरबाजी की जा रही है। मनीष, देखिए ये तस्वीरें जो दिखाती हैं कि किस तरह से अभी इस वक्त हालात काबू में नहीं हैं, ना सेना के ना पुलिस प्रशासन के। बिल्कुल यही बात मैं आपसे कह रहा था कि सुरक्षा बलों के प्रति अभी भरोसा नहीं है। ऐसे में सेना के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि बांग्लादेश में तो कम से कम ये बहाना था कि बांग्लादेश की आर्मी ने कभी किसी तरह की ज्यादती नहीं की, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर कल नेपाल में सेना का भी इस्तेमाल किया गया, दूसरे सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने चुन चुन कर मासूमों के चेहरे पर, उसके सर पर गोलियां मारी थी, और इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा था। आप सोचिए कोई भी व्यक्ति कितना व्यथित हो जाएगा जब वो देखेगा कि जिन बच्चों को स्कूल जाने की उम्र थी, जिनको कॉलेज जाने की उम्र थी, उनको चुन चुन कर गोलियां मारी गई थी। और इसीलिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बलों को दौड़ाया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनके हाथ से हथियार छीने जा रहे हैं। और मंत्रियों को तो कोई बात ही नहीं है। मंत्रियों को इस वक्त नेपाल की आर्मी ने हेलीकॉप्टर भेज कर रेस्क्यू किया है, उन्हें उनके घरों से, उनके दफ्तरों से वहां से निकाला गया और कुछ सुरक्षित ठिकाने पर लिया गया। हालांकि उसमें से कुछ सुरक्षित ठिकाने की जानकारी मेरे पास है, लेकिन चूंकि मंत्रियों की तरफ से या उनके रिश्तेदारों ने मुझसे यह अपील की थी कि मैं उन जगहों के बारे में ना बताऊं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आज खुद मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए पूरा ट्रैक और ट्रेस किया कि आखिर कहां पर है पीएम, कहां पर उनकी मूवमेंट है। यही वजह है कि सब उसी जगह का घेराव कर रहे थे जहां पर ये मंत्री मौजूद है या पीएम वहां पर मौजूद है। लेकिन इस बीच जश्न की भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले की ये एक और तस्वीर है जहां इलाके में हुई आगजनी के बाद, हालांकि ये संसद परिसर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां संसद परिसर में आग लगने के बाद कैसे जश्न मनाते ये नजर आए। और इस बीच ये एक और तस्वीर जहां ड्रोन कैमरे से भी किस तरीके से पूरे इलाके पर नजर रखी गई है और कैसे अब ये साफ हो रहा है कि बहुत हद तक ऐसी, ये फिलहाल वो सड़क है जहां से पीछे संसद भवन में जो आग लगी, और ये देखिए अंदर ये राष्ट्रपति का आवास, पीएम आवास, निजी आवास तक ये लोग पहुंच गए, वहां सब कुछ आग के हवाले कर दिया। और ये बात मनीष मैं आपसे इसलिए कर रही थी क्योंकि ये लोग लगातार मॉनिटर कर रहे थे न्यूज को। ये लोग सोशल साइट्स के जरिए उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए ये कोशिश कर रहे थे कि जहां पर वो है वहीं का घेराव किया जाए। मनीष, बिल्कुल यही तो यंग जनरेशन है जिनको सब कुछ पता है, जो समझ रहे हैं कि हम उनके नेता, उनकी सरकार किस तरीके से धोखा दे रही है। और इसीलिए जब उनके हाथ में बागडोर आने की बात आई तो उन्होंने अपने हाथ में बागडोर ले ली है। वो ट्रैक कर रहे थे, वो जान रहे थे कि क्या होगा। एक तो उनके पास पिछले कुछ देशों के सब जो इंसिडेंट है उनसे भी एक उनके पास सबक था। जब हेलीकॉप्टर उन्हें दिखा, जब चाहे वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तो वो समझ गए कि अब सरकार हिल चुकी है, अब सरकार डर चुकी है, अब सरकार भागने के फिराक में। और इसीलिए उनका हौसला बढ़ा और संसद की तरफ गए। संसद में उसने आग लगाई और संसद पूरे के पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका परिणाम देखिए कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बात ये भी पड़ा, ये दर्शकों को हम तस्वीरें भी बताते हैं, हम लगातार जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ संसद में आग
और ये तस्वीर हम आपको बार बार इस वजह से भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये इस पूरे प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर है, किस तरह से सरकार और सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और वो इस तरह से सामने आया है। संसद परिसर में इस तरह की आग लगते हुए आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। दूसरी तरफ तस्वीर इस आग को लगाने के बाद जश्न मनाने की है, यानी इस आग के हवाले करने के बाद संसद परिसर को, संसद की इमारत को जश्न मनाते हुए ये तमाम जो युवा हैं वो दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि हमने देखिए सरकार को जवाब दे दिया है, सरकार में जो भ्रष्टाचार है, सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध इस तरह से मनीष किया है इन युवाओं ने। वो सरकार जो कल तक इस अहम में थी कि हम सरकार में बैठे हैं, देखिए ये समझ नहीं रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है हम संविधान से चल रहे हैं, इसलिए हम बैन लगा रहे हैं इन सोशल मीडिया ऐप्स पर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कितना आक्रोश है जनता के बीच और ये ट्रिगर का काम करेगा। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो क्या इत्तेफाक है कि देखिए केपी शर्मा ओली एकमात्र ऐसे नेपाल के प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने भारत का दौरा नहीं किया था, वो भारत के विरोधी माने जाते थे। और अब देखिए कि उनका क्या हश्र हुआ। दौरा करके आए, चीन से दौरा करके पहुंचे और ये हुआ। बिल्कुल। और जो दूसरी बात है कि केपी शर्मा ओली कहाँ गए थे? बीजिंग में थिएनमन चौक गए थे, वो जगह जहां पर चीन की सरकार ने टैंकों से छात्रों को कुचल दिया था। तो वो कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है। केपी शर्मा ओली वहां से लौट कर आए और काठमांडू में उन्होंने मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई। मतलब चीन में टैंक चले थे छात्रों पर और यहाँ नेपाल में बच्चों पर गोलियां चलाई गई। और लेकिन यही था कि चीन के लोगों ने तो उसके बाद जो है सो चुप्पी साध ली थी, लेकिन नेपाल के वो लोग जिनका इतिहास बताता है कि वो कभी गुलाम नहीं है, चाहे वो बाहरी ताकत हो या फिर बड़ी खबर और दर्शकों को बता देते हैं मनीष, जो इस वक्त बता रही है कि क्या कुछ हो रहा है नेपाल में। प्रदर्शनकारियों ने नेता को जेल से छुड़ाया है, आरएसपी अध्यक्ष को जेल से आजाद करवाया गया है, रवि लामिछाने को जेल से छुड़ा लिया गया है। डेप्यूटी पीएम थे, जेल में बंद थे, भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा था, उसके बाद इन्हें जेल में डाला गया था, लेकिन रवि लामिछाने को जेल से छुड़ा लिया है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये जेल से छुड़ाने के बाद की तस्वीरें, रवि लामिछाने को जेल से छुड़ाने के बाद। और देखिए ये सब कुछ जो हो रहा था पिछले काफी समय से, हम कल से लगातार जिन भी वरिष्ठ पत्रकारों से, लोगों से बात कर रहे हैं नेपाल में, वो यही कह रहे हैं कि ये एक घटना को सिर्फ आप इस तरह से मत देखिए कि सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया, इस वजह से युवा सड़क पर उतरे। एक लंबे समय से आक्रोश लोगों के बीच था और ये जो एक घटना थी उसने ट्रिगर का काम किया। लेकिन एक और बड़ी खबर है कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर कब्जे को लेकर, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्यालय से अब झंडा भी उतार दिया है। तो कोई ऐसा परिसर नहीं है जहां इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा ना हुआ हो। फिलहाल ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के उस मुख्यालय की तस्वीर जहां प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले कब्जा करते हुए झंडे को उतारा। हालांकि इसी परिसर में तोड़फोड़ के साथ आगजनी, क्योंकि देखिए खिड़कियों के शीशे टूटे नजर आ रहे हैं, काले धुएं का ये गुबार, जिससे साफ है कि जो इनके हाथ आ रहा है सब कुछ तहस नहस। और उसी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यालय से झंडे को भी उतार दिया। फिलहाल इस वक्त की दो बड़ी खबर और तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां युवाओं ने नेता को जेल से छुड़ा लिया और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर हुए कब्जे की ये तस्वीर। साथ ही आपको बता दूं रवि लामिछाने, जिन्हें कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, पिछले साल इनकी गिरफ्तारी हुई थी और भ्रष्टाचार के अपराध के तहत ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस बीच अब इन्हें जेल से भी छुड़ा लिया गया है। जी, और ये दो तस्वीरें बहुत हद तक ये भी बयान करती हैं कि दरअसल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ किस तरह का आक्रोश है, नेताओं के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही वो नेता जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में बंद किया गया, उसको भी लेकर एक तरह का आक्रोश क्या लोगों के बीच था और इस वजह से क्या रवि लामिछाने को छुड़ाया गया। एक और बड़ी खबर, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने बयान दिया है और देखिए बालेंद्र शाह का क्या बयान है। देखिए देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ी कहा है बालेंद्र शाह ने, तो और अग्रेसिव बयान उनकी तरफ से। देखिए ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ही एक व्यक्ति हैं जिनकी बात हम कुछ समय से कर रहे थे, उनको बहुत समर्थन हासिल है आंदोलनकारियों का इस वजह से भी बहुत समर्थन है क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। हिंदी में भी बता देती हूं, इसमें बड़ी बात जो सुमेरा उन्होंने कही है, वो अब संयम बरतने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कह दी है कि देश की जनता और संपत्ति का नुकसान ना करें। आपने जो चाहा वो लिख रहे हैं कि प्रिय जनरेशन जेनजी, आपके हत्यारे का इस्तीफा आ गया, अब आप संयम बरतें, देश की जनता और संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। और इस बीच संयम बरतने की जो बात कही गई है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक और बहुत अहम बात मनीष, कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से झंडा हटा दिया गया, झंडा गिरा दिया गया, इमारत में तोड़फोड़ की गई, वहां पर भी आग लगाई गई है। चीन की ऐप्स पर बैन नहीं लगाया गया था,
पश्चिम की ऐप्स पर बैन लगाया गया था। एक तरफ का झुकाव भी कुछ समय से था नेपाल की सरकार का चीन की तरफ। क्या इसमें भी कोई एक संकेत, एक पैटर्न आप देखते हैं और ये क्या दर्शाता है? देखिए, कमोबेश ये दिखता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। और जिस तरीके की घटना हुई है और जिस तरीके से रवि लामिछाने का आपने कहा, देखिए रवि लामिछाने नेपाल के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार थे। आप लोगों की तरह वो भी एंकर हुआ करते थे। 2022 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और चुनाव लड़ने का फैसला किया। कम ही समय के भीतर एक पार्टी के तौर पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी और नेपाल के पार्लियामेंट में तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर आए थे। केवल 51 साल उनकी उम्र है। तो युवाओं के बीच में अच्छे आपको रोक रही हूं मनीष, क्योंकि ये जो पोस्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं बालेंद्र शाह का, इसकी आखिर की 3 लाइन जरा मैं बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा तैयार रहें, साथ ही सेना प्रमुख से बातचीत के लिए भी तैयार रहें। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, एक संवाद की हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे में शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सेना प्रमुख उनके साथ बात, और आखिर में ये लिखा है, लेकिन याद रखें बातचीत शुरू होने से पहले संसद भंग होनी चाहिए। मनीष, बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे, बालेंद्र शाह ने दरअसल TV9 की उस खबर पर ही पुष्टि कर दी है। बालेंद्र शाह को नया PM बनाने के लिए, नया चेहरा बनाने के लिए संसद भंग करनी होगी, क्योंकि अभी बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं और वैसी स्थिति में वो इस वक्त बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए नेपाल में संसद भंग करनी होगी, नया चुनाव कराना होगा अगर बालेंद्र शाह को लीडर बनाया जाता है तो। लेकिन रवि लामिछाने के मामले में, चूंकि पहले भी वो गृह मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनको KP शर्मा ओली की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक झूठे केस में जेल में भिजवाया था और इसलिए कुछ महीने से वो जेल में थे। अब उनको बाहर निकाला गया है, तो एक दूसरे चेहरे के तौर पर रवि लामिछाने का भी नाम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय में उन्होंने नेपाल की राजनीति में बहुत मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। तो आम लोगों को यह लगता है कि जो पुराने नेता हैं, चाहे वो शेर बहादुर देवबा के हो या फिर कोइराला फैमिली से हो या फिर ओली और उनके करीबी लोग हों, इन सबको अगर हटाना है तो नया चेहरा चाहिए। मनीष, कल लगातार जो हम सुन रहे थे वो नेपाल की सरकार को बूढ़ी सरकार कह रहे थे। उनका कहना था कि ये बूढ़ी सरकार है, ये युवाओं के साथ इनका कोई सामंजस्य नहीं है, ये युवाओं के एस्पिरेशंस को नहीं समझते हैं, युवाओं को नहीं समझते हैं, उनकी समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से हम रवि लामिछाने को देख रहे हैं, हम बालेंद्र शाह को देख रहे हैं, जिनका समर्थन हासिल है युवाओं को, और युवा भी उनको अपना नेता के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या यही एक तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? हालांकि बालेंद्र शाह ये कह रहे हैं कि देखिए अब युवा पीढ़ी को संभालना होगा, यानी पुराना नेतृत्व हटेगा और युवा पीढ़ी सामने आएगी। देखिए, बहुत ही सही समय पर, बहुत संतुलित तरीके से काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने यहाँ पर युवाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, जब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी सत्ता की बागडोर अब युवाओं के हाथ में है, युवाओं को अपना नेता बनाना होगा। लेकिन उन्होंने एक अच्छी अपील ये भी की है कि अब वो संयम बरतें, अब वो शांति से चले जाएं, अब वो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाएं। और मैं तब से मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों का मकसद ये था भी नहीं कि राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया जाए। संसद पर उनका गुस्सा इसलिए उतरा क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जब उनके बच्चे कल संसद जाना चाहते थे तो उन्हें संसद जाने से रोका गया और उन्हें गोलियां मारी गई। इसीलिए उस संसद के प्रति उनके मन में नफरत था, गुस्सा था, घृणा थी, और इसलिए उन्होंने उस संसद को जलाया। लेकिन अब आगे क्या? तो अब आगे इस तरह के कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें काठमांडू के मेयर यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा रवि लामिछाने मौजूद हैं, जो वहाँ पर स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पिछले कुछ समय से जेल में थे। ओली की सरकार ने उन पर करप्शन का झूठा एलिगेशन लगाया था। मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। नेपाल में जो हालात इस वक्त हैं उसमें क्या कोई आगे का रास्ता निकलेगा? नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने मांग की है, देखिए अब क्या मांग सामने रखी है वो भी आपको बता दें। बालेंद्र को अंतरिम PM बनाने की मांग, और हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार TV9 भारतवर्ष पर हम यही चर्चा कर रहे थे कि वही एक चेहरा है इस समय जिनको युवा अपने नेतृत्व के तौर पर चुन सकते हैं या उनमें अपना भरोसा जता सकते हैं। और भरोसा इस वजह से क्योंकि वो युवाओं के साथ जो कनेक्ट रखते हैं। बालेंद्र शाह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस भीड़ में, इस उग्र भीड़ में इन युवाओं के बीच लगातार मौजूद थे। उनकी अपील हमने आपको अभी दिखाई, जो उन्होंने सोशल मीडिया से अपील भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आप अभी तक कर रहे थे, जो आप हासिल करना चाहते थे वो आप हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब आप संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, शांति बरतें। और ये बड़ी मांग, ये देखिए, ये है मेयर, लेकिन ये इस समय मेयर हैं
काठमांडू के अपने कैंपेन की वजह से, जिस तरह से लोगों के साथ उनका युवाओं के साथ खासतौर पर कनेक्ट है, उस वजह से भी वो एक प्रिय चेहरा हैं युवाओं के लिए। और अब प्रदर्शनकारियों ने मांग ये की है कि बालेंद्र शाह को ही अंतरिम पीएम बनाया जाए। लेकिन क्या होगी प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया इस पूरे प्रदर्शन के दौरान? ये एक सबसे बड़ी खबर हम दिखाते आए हैं, लेकिन इन युवाओं की आवाज जो पिछले कई दिनों से ये बुलंद कर रहे थे, उसमें मेयर ने इनको सोशल वेबसाइट्स के जरिए जिस तरीके से सपोर्ट दिया, ये इकलौते ऐसे शख्स थे सुमेरा जिनका सपोर्ट उन्होंने स्वीकार भी किया, क्योंकि वो जिस तरीके से युवाओं की मांग का समर्थन कर रहे थे। आपको बता दें काठमांडू के ही ये मेयर, जिनकी तरफ से फिलहाल एक पोस्ट भी किया गया है। और अब एक और बड़ी खबर आई है जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग रख दी है, अंतरिम पीएम बनाने की ये मांग रखी है। और यही काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही पोस्ट करते हुए ये बात कही है, संयम बरते, सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन तैयार रहे, संवाद कायम करना है। सेना चीफ के साथ ही मुलाकात होते हुए ये संवाद कायम हो सकता है, अपील के साथ। आखिर में एक शर्त, उससे पहले संसद भंग होनी चाहिए। लेकिन ये हो कैसे सकता है, क्या प्रक्रिया होगी? मनीष, देखिए बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। अभी तो इस समय तो वो संसद को भी नहीं मान रहे हैं, वो सरकार को भी नहीं मान रहे हैं, संविधान क्या कहता है ये भी जो युवा हैं उनको लगता है कि वो उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। वो चाहते हैं बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये कैसे होगा, क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि यहीं पर आर्मी चीफ की एंट्री होगी, यहीं पर चीफ जस्टिस की एंट्री होगी, और वो लोग इस पूरे प्रकरण में नेपाल में पहले संसद का विघटन होगा, संसद को डिसॉल्व करने के बाद नए चुनाव की घोषणा होगी, और तब तक किसी को अंतरिम पीएम बनाने की मांग होगी, ताकि वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर जो है सो नए आने वाले समय में चुनाव संपन्न कराए, और फिर नए नेता, नए प्रधानमंत्री बन पाएंगे। लेकिन हाँ, इन सब से पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत होगी, यानी एक ऐसी सरकार जो चुनाव करवाए, एक ऐसी सरकार जो चुनाव तक नेपाल का कामकाज संभाले। और वैसी स्थिति में इस वक्त जनता की मांग है, युवाओं की मांग है कि बालेंद्र शाह को यह मौका मिलना चाहिए, और हो सकता है कि उनको किस तरह से गद्दी पर बिठाया जा सके। क्योंकि आजकल हमने बांग्लादेश में देखा एक नया फार्मूला था, जब कि सरकार के चीफ एडवाइजर के तौर पर मोहम्मद यूनुस को लाया गया था, जब बगैर चुनाव के आप सीधे सरकार का मुखिया बना सकते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह का एक फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे। चीफ जस्टिस, जो नेपाल के चीफ जस्टिस है, उनकी सहमति से, नेपाल के आर्मी चीफ की सहमति से इस वक्त एक यहाँ पर अंतरिम सरकार बने। क्या हो रहा है काठमांडू की सड़कों पर, हम आपको वो दिखाते हैं। एक और ग्राउंड रिपोर्ट TV9 भाजपा संवाददाता विपिन चौबे की। इस वक्त नेपाल काठमांडू संसद के अंदर है। कैमरा आना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। संसद भवन के परिसर के अंदर अब मैं जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देंगी। मेरे पीछे आपको साफ तौर पर ये संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की थी। अब आप यहाँ पर देखिए, इन गाड़ियों में आग लगा दी गई। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इस तरह देखिए, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इसके अलावा आगे चलते जाइए आप, जितनी गाड़ियाँ हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। और इन सभी, देखिए नेपाल पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन खतरनाक ये है कि गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर रहे हैं। और पीछे जो आपको परिसर दिखाई दे रहा है वो संसद भवन का परिसर है, पूरी तरह से आग में झुलसता हुआ। और ये देखिए, इस तरह से पूरा परिसर जल रहा है, काले धुएं की गुबार से भर गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संसद भवन का वो सदन जला दिया गया है, कैफेटेरिया जला दिया गया है, प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, मंत्रियों के कार्यालय को जलाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर जल रही है, उसको जलाया गया है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जो नेपाल की सिक्योरिटी पर्सनल्स की, पुलिस की, और इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ थी। और एक करीब से व्यू देखिए, ये स्थिति है। आक्रोश इतना ज्यादा चरम पर था सरकार के खिलाफ कि सरकार से वो इस्तीफा चाहते थे कि यहां से नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लेकिन सरकार इस बात को अंत तक समझ नहीं सकी, और उसका परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि आप जनता के आक्रोश को समझिए। इस तरफ देखिए, ये तो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी है, नेपाल पुलिस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, ये जो बाइक जली हुई है, ये देखिए, अभी भी ये गाड़ियाँ यहाँ पर नेपाल पुलिस की हैं जो लगातार जल रही है। आप संसद भवन को देखिए, ये जो तस्वीर है ये संसद भवन के एंट्रेंस गेट है। बताया जाता है कि मंत्री यहीं से अंदर जाते थे। ये पूरा संसद भवन आप देखिए जलते हुए देखिए,
गाड़ियों की तादाद देखिए और धुआं को देखिए और उससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है। गाड़ी 1, इसके बाद 2, फिर तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठवीं गाड़ी, जितनी परिसर के अंदर गाड़ियां हैं वो सब जल गई है। और एक बार मैं आपको परिसर के अंदर ले चलने की कोशिश करता हूं जो कि खतरनाक है। और देखिए सत्ता के विरोध में किस तरह का गुस्सा है। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा के घर पर हमला हुआ है। शेर बहादुर देउवा के घर पर भीड़ ने हमला किया, प्रदर्शनकारियों ने घर में तोड़फोड़ की है। उनके साथ ऐसी जानकारी मिल रही है कुछ मारपीट भी की गई है। तो लगातार जहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री या जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके घर में तोड़फोड़ करते हमने देखा। राष्ट्रपति के घर में हमने राष्ट्रपति आवास में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए देखा है। परिसर के अंदर लेकर जा रहे हैं, बाल्टी लेकर जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए पूरा संसद भवन परिसर कैसे काले धुएं के कुमार से भर गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं जल रहा है पूरा संसद परिसर। और इस बीच और बाइकर्स यहाँ पर आ गए हैं जो जश्न मना रहे हैं अंदर। बहुत बुरे हालात में इस वक्त नेपाल और किसी को कोई समझा नहीं सकता है। जो युवा है वो सड़कों पर आ गया था कि हमें भ्रष्टाचार मिटाना है, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अपने बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है। नेपोटिज्म, नेपो बेबीज का नाम दिया गया था। और देखिए हाथों में थालियां लेकर इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत भयानक स्थिति है। आप समझ लीजिए ये देखिए ये आप संसद परिसर के ठीक अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 संवाददाता विपिन चौबे यहीं पर मौजूद हैं, उन्हीं की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, वो दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह से देखिए बाइक लेकर अंदर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, मोबाइल से इस वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं वो तमाम युवा जो यहाँ पर मौजूद हैं। आग के हवाले करने के बाद जश्न मना रहे हैं संसद परिसर के अंदर। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से नारेबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। ये संसद परिसर के अंदर की तस्वीर है। ये तस्वीरें जो दिखाती हैं कि किस तरह से पूरे संसद की जो इमारत है उसको आग के हवाले कर दिया गया। परिसर के अंदर खड़ी सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट देखिए आप। हम संसद भवन के परिसर के अंदर आ गए हैं और जलाक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग यहाँ पर पूरा परिसर चल रहा है। ये मंत्रियों के आने जाने का वो रूट था जो जला दिया गया है। तोड़े गए शीशे देख लीजिए, सीढ़ियां देख लीजिए, बाहर का एक बार परिसर का नजारा देखिए, बाहर लोग, वहां पर आग। और इस एंट्रेंस में जहां से मंत्री जाते थे उस एंट्रेंस को कैसे आग के हवाले किया गया है। ये अपने आप में ये किसी भी देश के इतिहास के लिए काला अध्याय ही कहा जाएगा। किस तरह से पूरी फॉल सीलिंग नीचे आ गई है, पूरा फर्नीचर चल गया है, रह रहकर धुआं। इस वक्त आप समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालात से नेपाल गुजर रहा है। और जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए हैं। और मंदिर रहने ऊपर से मलबा गिर रहा है, आग बढ़ती जा रही है। हम अंदर जाना चाहते थे ताकि कुछ और तस्वीरें दिखा पाए, लेकिन आज कितनी सारी आग बढ़ती जा रही है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। नेपाल की संसद भवन को आग लगाने के बाद लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरा है। पूरा संसद भवन परिसर इस वक्त आग में दिखता हुआ है। काले धुएं से पूरा परिसर एकदम जल रहा है, घिर गया है। बहुत स्थिति खराब है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बस जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कोई सामान लेकर जा रहा है, कोई भवन परिसर को आग लगा रहा है, कोई कुर्सियां लेकर जा रहा है, कोई जश्न मना रहा है। क्या कर रहे हैं लोग ये समझ से परे है। और इस बीच चूंकि लोग थोड़ा सा ये आक्रोश में हैं और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें कैमरा छोड़कर मोबाइल से इस रिपोर्ट को तैयार करना पड़ा। पूरा परिसर देखेंगे आप, एक बार 360 व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा परिसर ये देखिए संसद भवन, नेपाल का संसद भवन परिसर है जो इस वक्त धुएं के गुबार में लिपटा हुआ है। जनता बहुत आक्रोश में है, संसद भवन जल गया है और बहुत मुश्किल हालात है। इस हालात को समझना पड़ेगा। अभी भी नारेबाजी हो रही है, अभी भी गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है। पूरा परिसर अंदर धुआं का जल रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यालय जल गया है, संसद का वो सदन जल गया है, कैफेटेरिया जल गया है, पार्किंग जला दी गई है, सिक्योरिटी पर्सनल CCTV के रूम्स को जला दिया गया है, MPs के बैठने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के बैठने के लिए सबके जला दिया गया है।
कर दिया गया है। और मैंने कई देशों का दौरा किया, कई सारे विद्रोह को देखा है, श्रीलंका में गृह युद्ध को कवर किया, लेकिन ऐसी भयावह स्थिति मैंने नहीं देखी। तो देखिए इस वक्त आप देखेंगे संसद भवन पूरा धू कर चल रहा है और जनता इसको चलाने के बाद जश्न मना रही है। और ये तस्वीरें संदेश है उन तमाम नेताओं के लिए जो इस आक्रोश को भांप नहीं पाए। और आखिरकार कल आंदोलन हुआ, 20 लोग मारे गए, उसके बाद लगा था ये आंदोलन ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। और आज इस तरह का आंदोलन साफ तौर पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में डराता भी है, एक बार संदेश भी देता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इससे जनता को हासिल क्या हुआ। लोग नाच रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, माइकर्स आ गए हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अंततः लोकतंत्र के इस मंदिर को चलाकर क्या हासिल हुआ ये समझ में नहीं आता है। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, नेपाल। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आकाश वत्स की रिपोर्ट वीरगंज से। वहां क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें भी देखिए। ये वीरगंज महानगर पालिका का दफ्तर है। यहाँ एक साथ 1.5 दर्जन कार को फूंक दिया गया है। गिनती नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 आप गिनती करते हुए थक जाएंगे, लेकिन कारों की गिनती खत्म नहीं होगी। इस तरफ भी यही हाल है, 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ प्रदर्शनकारियों ने यहाँ बाइक को फूंक दिया। यहाँ जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये कार वहाँ और उस तरफ जो 2-3 सुरक्षित कारें दिख रही है, वो भी कुछ देर में जलकर राख हो जाएगी। ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से यहाँ आग लगाया गया है। कुल 1.5 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है और प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने के बाद महानगर पालिका के दफ्तर को भी फूंक दिया। अब महानगर पालिका के दफ्तर की तरफ चलते हैं। आइए, ये दफ्तर है। धुआं इतना ज़्यादा कि कोई अंदर नहीं जा सकता है, अंदर जाने में खतरा भी बहुत ज़्यादा है। आइए फ्रंट गेट की तरफ पूर्ण जहाँ जिस तरफ नजर जाएगी उस तरफ सिर्फ आपको पेपर नजर आएंगे, शीशे नजर आएंगे। अंदर में जो सामान रखे हुए थे वो सामान आपको जहाँ दिखेंगे। अंदर जो कंप्यूटर स्क्रीन था उस स्क्रीन को तोड़ दिया गया है। यहाँ दिखाइए, ये फाइलें हैं, इन फाइलों को भी ऐसे ही यहाँ फेंक दिया गया है। यहाँ देखिए, ओम नेशनल एकेडमी, एक साथ न जाने कितनी सारी फाइलों को फेंक दिया गया है। इधर आइए, यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये मुख्य द्वार है ऑफिस में जाने का। यहाँ अभी आप अंदर की तरफ नहीं जा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत धुआं है। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा ऑफिस के अंदर जितने भी डेकोरेशन किया गया था उस डेकोरेशन को बर्बाद कर दिया गया है। ये दरवाजा में जो शीशा लगा था उस शीशे को तोड़ दिया गया है और अंदर न जाने क्या क्या तोड़ा गया, क्या क्या फूंका गया, इसकी कोई गिनती नहीं है। संसद भवन के परिसर के अंदर आ गए हैं और जनाक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग, यहाँ पर पूरा परिसर चल रहा है। ये मंत्रियों के आने जाने का वो रूट था जिसको जला दिया गया है, तोड़ गए शीशे देख लीजिए, सीढ़ियाँ देख लीजिए, बाहर का एक बार परिसर का नज़ारा देखिए, बाहर लोग, वहाँ पर आग। और इस एंट्रेंस में जहाँ से मंत्री जाते थे उस एंट्रेंस को कैसे आग के हवाले किया गया है, ये अपने आप में ये किसी भी देश के इतिहास के लिए काला अध्याय ही कहा जाएगा। किस तरह से पूरी फॉल सीलिंग नीचे आ गई है, पूरा फर्नीचर जल गया है, रह कर धुआं। इस वक्त आप समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालात से नेपाल गुजर रहा है और जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो लोग